उत्तराखंड के 5 जिलों में कोरोना के 91% मामले, देहरादून में 16% पार हुई संक्रमण दर, हरिद्वार में संक्रमण की दर 7%। पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर किया वार, कांग्रेस के कारनामों और बीजेपी के कामों के बीच मुकाबला, खूनी पंजे को जनता सिखाएगी सबक। हरीश रावत का बीजेपी पर आरोप, सचिवालय में हुआ धन का खुला खेल, चुनाव आयोग के आदेशों का हुआ उल्लंघन, सत्ता में आने पर तमाम नियुक्तियां रद्द करेगी कांग्रेस। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया बड़ा बयान, पंजाब को नई रणनीति की जरूरत, आप सिर्फ वादे नहीं काम करके दिखाने वाली पार्टी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दरअसल बात उत्तराखंड में कोरोना के मामलों की कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड के 5 जिलों में कोरोना के 91% मामले सामने आए हैं। देहरादून में 16% के पार संक्रमण की दर पहुंच चुकी है। हरिद्वार में संक्रमण की दर 7% हो चुकी है और उधम सिंह नगर, पौड़ी में 10%, नैनीताल में 11% इस वक्त संक्रमण की दर देखने को मिल रही है। तो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में उत्तराखंड में खासकर 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के 91% मामले सामने आ चुके हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ये उधम सिंह नगर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे अधिक संक्रमण देखने को मिल रहा है। ऐसे में सतर्कता बरतने के लिए सरकार को तमाम प्रयास करने हैं और चुनौतियों से निपटना है, क्योंकि बढ़ते दिन के साथ चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। 16 संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। एक और बड़ी खबर, कोरोना को लेकर धामी सरकार इस वक्त अलर्ट हो गई है। हरिद्वार में भक्तों के गंगा स्नान पर रोक लगाई गई है। ऋषिकेश में भी भक्त नहीं लगा पाएंगे आस्था की डुबकी। वाराणसी पर नहीं आई कोई गाइडलाइन, प्रयागराज में सख्ती बरकरार है। तो फिलहाल उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण के बीच हरिद्वार में भी अब जो भक्त नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते थे, अब वो गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस पर रोक लगा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में सख्ती की बेहद जरूरत है और इसी वजह से धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है, जिसमें अब गंगा स्नान पर सख्ती लगा दी है। हरिद्वार में भक्तों के गंगा स्नान पर रोक लगाई गई है। ऋषिकेश में भी भक्त आस्था की डुबकी नहीं लगा पाएंगे। तो कोरोना को लेकर धामी सरकार का ये बड़ा अलर्टनेस है और ऐसे में उत्तराखंड के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर संक्रमण बढ़ रहा है, जिसमें से हरिद्वार भी एक ऐसा जिला है। और हरिद्वार में हम देखते हैं दूर दराज से भक्त गंगा स्नान के लिए आते हैं। हर की पौड़ी में गंगा स्नान का अपना एक महत्व है। ऐसे में हर की पौड़ी में अब आप गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसे में संक्रमण फैल सकता है। इस वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में फिलहाल पाबंदियां लगाई गई है और साफ तौर पर लगातार सख्तियां बरतती हुई सरकार नजर आ रही है, क्योंकि पूरे देश में अगर बात करें तो संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, इसने साफ तौर पर परेशानियां इस वक्त खड़ी कर दी है और सरकारों को अपने अपने तरीके से सख्ती लगाने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच संक्रमण पर पूरी तरीके से रोक लगाने की कोशिश की है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल चुनावी मौसम है, ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार वार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक और मामला गरमाया हुआ है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के कारनामों और बीजेपी के कार्यों के बीच मुकाबला होगा। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पूरक हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक और 2017 से लेकर 2022 तक केंद्र की मोदी सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत की है। उनमें से कई पूरी हो चुकी है, कई पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने जहां देहरादून और हल्द्वानी में बारी बारी से उत्तराखंड को 18,000 करोड़ 17,500 करोड़ की सौगात दी। उन्होंने कहा कि सड़कों का नेटवर्क हो या दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी, केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिलकर विकास का मजबूत खाका खींचा है। धनराज गर्ग इस वक्त मेरे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। धनराज, चुनावी मौसम में वार पलटवार जिस तरीके से चल रहा है, एक बार फिर धामी सरकार ने कांग्रेस पर वार किया है और कहा है कि सरकार तो अपनी उपलब्धियां गिनाएंगी लेकिन कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आ चुका है और जिसके बाद से कहीं ना कहीं नजर आ रही है जहाँ हरीश रावत को बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर एक आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस है और साथ ही जो भ्रष्टाचार है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही एक साथ चलते हैं। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा वार कांग्रेस पे किया और साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्देहीन हो चुकी है, इसलिए अलग अलग मुद्दे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जो मुद्दे पहले ही खत्म हो चुके हैं उन मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस करती है। और जब विधानसभा चल रहा था तो क्योंकि खनन को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए थे और साफ तौर पर कहीं ना कहीं उसको पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार अपनी योजनाएं लगातार जनता के बीच में देती है और तमाम तरह की योजनाएं जनता को दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी योजनाएं भी गिनवाई है। जो 5 साल का कार्य हुआ है वो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गिनवाई और जनता तक पहुंचाई है। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं 5 साल में, उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है और चुनाव भी उन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। तो लेकिन उन्होंने साथ ही कांग्रेस पर भी पलटवार किया है कि कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा मुद्दा है, क्योंकि 2017 से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार रही है, तो कांग्रेस सरकार के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो जनता को बता सके। ममता, लेकिन खूनी पंजे को जनता सबक सिखाएगी, खूनी पंजे से यहाँ पर सीएम का क्या तात्पर्य है? जी बिल्कुल ममता, जो खूनी पंजा सरकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है वो सीधा सीधा तात्पर्य हरीश रावत पर तंज कसते हुए उनका ये कहा गया है कि हरीश रावत जो है वो खूनी पंजे की तरह कहीं ना कहीं जनता के बीच जाते हैं और जो खूनी पंजा यानी कि खूनी पंजा सीधा सीधा खनन से जुड़ा हुआ मामला है कि जिस तरीके से खनन माफियाओं ने एक एसडीएम पर कभी जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं हमला कर दिया था, तो उसको खूनी पंजे के नाम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं खूनी पंजा के रूप में कांग्रेस है और खूनी पंजा ही कांग्रेस है और भ्रष्टाचारियों की कांग्रेस है। तो सीधा सीधा उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है वो अब उनके उठाने के मुद्दे नहीं है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुका है और जनता जान चुकी है कि कांग्रेस का चेहरा उत्तराखंड में कैसा है। ममता, लेकिन करप्शन तो यहाँ पर क्या तर्क देती हुई बीजेपी नजर आ रही है? बिल्कुल ममता, जिस तरीके से हम बात करें लोकायुक्त की, क्योंकि लोकायुक्त कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोकायुक्त को मानते थे कि लोकायुक्त आएगा, क्योंकि जब शपथ ग्रहण की थी तो तब भी उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर हम लोकायुक्त लाएंगे, लेकिन वो लोकायुक्त नहीं लाया गया। अब उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब लोकायुक्त के बारे में पूछा गया कि लोकायुक्त अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि 6 महीने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी हो चुके हैं, 6 महीने का लगभग उनका कार्यकाल रहा और उस दौरान कहीं ना कहीं उनसे जो लोकायुक्त का सवाल पूछा गया तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि लोकायुक्त की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार बिल्कुल पारदर्शी से काम कर रही है और बिल्कुल लोकायुक्त की जरूरत नहीं है। ये लोकायुक्त की जरूरत सिर्फ कांग्रेस को पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस करप्शन में डूबी हुई है, ये कहना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। चलिए धनराज, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो लगातार वार पलटवार की राजनीति इस वक्त जारी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में गड़े मुर्दे जो है
वो उखाड़ने की कोशिश हर एक पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। बढ़ते हैं आगे, बात उत्तराखंड के चुनाव की कर रहे हैं, तो इस बार एक चुनौती पार्टियों के सामने वर्चुअल तरीके से अपने संबोधन को रखने की है। ऐसे में बात अगर बीजेपी की करें तो कोरोना संक्रमण ने लोगों की जीवन शैली से लेकर सियासत तक गहरा असर छोड़ा है। अब इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी दिख रहा है। इसकी काट निकालने के लिए राजनीतिक दलों ने डिजिटल माध्यम को हथियार बनाया है। बीजेपी ने निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में एक IT एक्सपर्ट की नियुक्ति करेगी। बीजेपी का यह फैसला चुनाव आयोग द्वारा 15 जनवरी तक रोड शो और रैलियों के आयोजन पर रोक लगाने के बाद आया है। उत्तराखंड बीजेपी के महासचिव कुलदीप कुमार ने बताया कि पार्टी बूथ और राज्य स्तर पर सभी महत्वपूर्ण बैठकें करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी ने पूरी योजना बना ली है। हम एक साथ 1000 लोगों को वन वे एड्रेस दे सकते हैं और इंटरैक्टिव वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कम से कम 500 लोगों से जुड़ सकते हैं। बैठकों और कार्यक्रमों के लिए देहरादून में एक स्टूडियो खोला जाएगा। तो नई मुश्किलें हैं और नई मुश्किलों का सामना करने के लिए बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। इस बार मुश्किल एक सबसे बड़ी है कि अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। रैलियों पर रोक है क्योंकि संक्रमण फैल रहा है, और वर्चुअली संवाद कैसे करें क्योंकि दूर दराज तक गांव है। कई ऐसे गांव हैं जहां तक संचार सेवा ही नहीं है, जहां टेलीफोन की घंटी नहीं बजती है, वहां इंटरनेट कैसे पहुंचेगा। तमाम मुश्किलात है, इनका सामना करना चुनौती जरूर है, लेकिन बीजेपी ने इसकी भी काट निकाली है। हर एक विधानसभा में एक IT एक्सपर्ट को नियुक्त किया है जो वहां पर जो हालात हैं उसके बारे में जानकारी देगा और लोगों तक सरकार की बात कैसे पहुंच जाए इसके लिए पूरी तरीके से वो कार्य करेगा। संचित शर्मा संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, इस बार चुनौती सबसे बड़ी है कि सरकार अपनी बात अपनी जनता तक कैसे पहुंचाए। ऐसे में अगर बीजेपी की रणनीति की बात करें तो क्या वर्चुअल तरीका निकाला है? संचित, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल वर्चुअली प्रचार प्रसार करना है, लेकिन होगा कैसे, ये एक बड़ी चुनौती है। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। संचित संवाददाता एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो संचित, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है ममता। संचित, मेरा सवाल ये है कि इस बार एक नई चुनौती है पार्टियों के सामने, वो है कि वर्चुअली अपनी बात अपनी जनता के सामने रखना। बीजेपी ने इसको लेकर क्या तैयारी की है? देखिए, बीजेपी का जो कहना है वो कह रहे कि हम चुनाव के लिए लगातार तैयार हैं, और जो वर्चुअल माध्यम की अगर बात की जाए, जो वर्चुअल माध्यम के लिए जो चुनाव आयोग ने कहा है कि जो रैलियां होंगी वो वर्चुअल माध्यम से होंगी, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर चुकी है। वो हर जिले में, हर विधानसभा में अपने जो कार्यकर्ता है उनको उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो व्यवस्थाएं होनी है वर्चुअल माध्यम से, वो सारे जो मंडल होंगे, जितने भी बूथ लेवल के कार्यकर्ता होंगे, वो सब लोग उनको जोड़ेंगे। जिस विधानसभा में वर्चुअल मीटिंग की जाएगी। आप देखिए, हरीश रावत भी लगातार उत्तराखंड के अंदर वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, और कल हरीश रावत ने ऐलान किया है कि जो चुनाव आयोग ने उन्हें जो गाइडलाइन दी थी, उस गाइडलाइन में वो एकांगी जो एक पद यात्रा कर सकते हैं, उसमें जो बुजुर्ग नेता हैं उनके जैसे नेता वो करीब 1 किलोमीटर का दायरा तय करेंगे, और बाकी जो उनके अलग कार्यकर्ता रहेंगे, जो अलग नेता, जो जवान नेता रहेंगे, जिन्हें युवा नेता के रूप में देखा जाता है, वो लोग करीब 5 किलोमीटर का पद यात्रा करके जो अपनी बात है, जो अपनी नीतियां हैं, जो अपने आने वाला मैनिफेस्टो के काम है, वो सब जनता के बीच में रखेंगे ममता। लेकिन संचित, एक समस्या ये है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर टेलीफोन की घंटी तक सुनाई नहीं देती है, वहां इंटरनेट पहुंचेगा कैसे? हाँ, देखिए, ऐसे करीब 130 गांव उत्तराखंड के अंदर हैं जहां पर अभी भी कनेक्टिविटी की अगर बात करें, कनेक्टिविटी से मेरा मतलब है इंटरनेट की अगर बात करें, तो वहां पर 130 ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो इसको लेकर के भी हरीश रावत ने कहा कि चुनाव आयोग को इसके लिए भी कोई ऐसी प्रक्रिया निकालनी पड़ेगी, क्योंकि
उन्होंने कहा कि अगर चुनाव टीवी से ही लड़ा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इसमें सफल हो पाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी दल हैं जिनके पास अभी इतना संसाधन नहीं है कि वो वर्चुअल माध्यम से अपनी बात को रख पाए, तो उन सबका ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग को कोई ऐसा फैसला लेना होगा जिससे जितने भी दल है, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय या कोई ऐसी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां, अगर वो भी चुनाव लड़ना चाहिए तो सबके हितों की बात होनी चाहिए जिससे कि चुनाव एक निष्पक्ष चुनाव हो। साथ ही अगर बीजेपी की बात करें संचित, तो वन वे एड्रेस की बात कही जा रही है, इंटरैक्टिव वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 500 लोगों के जोड़ने की बात आ रही है, और जो सारे कार्यक्रम है, स्टूडियो है, वो देहरादून में खोला जाएगा। ये कितना समय लग जाएगा, क्योंकि चुनाव में अधिक समय नहीं है अब? देखिए ममता, ये जो खोलने की बात कही है कि स्टूडियो खोला जाएगा, तो बीजेपी की पहले ही तैयारियां हैं। बीजेपी पार्टी के पास एक अपना स्टूडियो है जहां से वो तमाम तरीके की जो चीजें हैं उनको करते हैं, जो तमाम तरीके की जो मीटिंग है वो वहां से उसको वर्चुअली कनेक्ट करते हैं लोगों से। लेकिन आप देखिए कि एक 70 विधानसभाओं को कनेक्ट करना और 70 स्टूडियो इस तरीके से डेवलप करना हालांकि आसान बात नहीं होगी, लेकिन एक कहे कि एक स्टार्टअप प्लान उनके पास है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का एक स्टार्टअप प्लान है जिससे वो अपनी आगे की रेखा, जो आगे की रूपरेखा है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर और पार्टियों की बात करें तो उनके पास अभी ऐसा कोई स्टार्टअप प्लान नहीं है, ना उनके पास इतने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस तरीके की प्लान को इम्प्लीमेंट करा सके। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के चुनाव आयोग को सोचना होगा कि उत्तराखंड के अंदर जो चुनाव होने हैं उनको लेकर के जो रैलियां होंगी उसको किस तरीके से कराया जाए। चुनाव आयोग कुछ ऐसा प्लान, जो हरीश रावत ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ इस तरीके का प्लान बनाया जाए जिससे कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसे भी मेंटेन किया जा सके, और जो चुनाव को लेकर के तैयारियां हैं, जो चुनाव को लेकर के रणनीति रहती है, जो चुनाव को लेकर के मीटिंग्स होती हैं, उसको भी राजनीतिक दल कर सके। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए संचित फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो अलग अलग माध्यम से जिनके जरिए चुनाव में अपनी बात सरकार पहुंचाती हुई अपनी जनता तक नजर आएगी। अब जरा बात कांग्रेस की कर लेते हैं, क्योंकि हरीश रावत भी लगातार अपने जो बयान है वो लेकर सुर्खियों में नजर आ रही हैं। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी समय में राज्य सचिवालय में धन का खुला खेल हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों के वारे न्यारे किए गए, चुनाव आयोग के आदेशों का शर्मनाक तरीके से उल्लंघन किया गया, सचिवालय में धन का जो खेल हुआ है, भ्रष्टाचार के कारण उससे आसपास का वातावरण भी दूषित हो गया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने आनन फानन में संवैधानिक पदों पर जो राजनीतिक नियुक्तियां की है, कांग्रेस के सत्ता में लौटने पर सबको रद्द करने के साथ इनकी जांच कराई जाएगी। तो हरीश रावत भी की घोषणा के बाद, डेट की घोषणा के बाद आबकारी विभाग में एक आदेश निकाला गया और उस आदेश के जरिए किस प्रकार करोड़ों रुपए का खेल हुआ। करोड़ों रुपए का खेल हुआ, और ये उच्च क्वालिटी की मदिरा को लेकर के, शराब को लेकर। ये बड़ा शर्मनाक है कि विभागों में जिनमें आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता सहित जिन विभागों की हमको जानकारियां आई हैं, जिनमें चहेतों को पोस्टिंगें दी गई हैं। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ ऐसी पोस्टिंग्स की कॉग्निजेंस उत्तराखंड के मीडिया ने ली है, और हमें संतोष है इस बात का कि देयर इज ए विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक विजिलेंट नागरिक के तौर पर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को, अपनी लीगल ड्यूटी को पूरा कर रहा है। किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मामला यहीं पर नहीं है, थोक में हुआ है।
शिक्षा में बड़े नग्न तरीके से हो रहा है। कल इतवार के दिन कार्यालय खुलवा करके 600 के करीब आदेश निकाले गए और हो सकता है ये संख्या और ज्यादा हो, ये संख्या और ज्यादा हो। हमने इलेक्शन कमीशन को ऐसे विभागों की लिस्ट भेज दी है, कंप्लेन कर दी है। हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के मीडिया एडवाइजर श्री सुरेंद्र कुमार जी ने और इलेक्शन कमीशन ने हमारी कंप्लेंट को एक्नॉलेज भी किया है। पर पॉलिटिकल नियुक्तियां हो रही, जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनकी प्रेस रिलीजेस, उनके पोस्टर इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद लग रहे हैं, जो अपने आप में प्रमाण है इस बात का कि ये नियुक्तियां जो है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के को वायलेट करके हुई है। चाहे वो बाल में हो, चाहे किसान में हो, कहीं भी हुई है। जो नियुक्तियां हुई हैं, राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, सब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद हुई। आपको अधिकार था, आप पहले करते ना। आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे थे? अपनी पार्टी की आंखों में धूल झोंक रहे थे, या जो है आप उत्तराखंड की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे? इन आदेशों को नॉन ऑपरेशनल डिक्लेयर किया जाए और जिन अधिकारियों ने इस तरीके के आदेश निकाले हैं, जिनके हस्ताक्षरों से आदेश निकले हैं, उनके ऊपर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। यदि चार्जशीट करना इलेक्शन कमीशन के अधिकार में है तो दे शुड बी चार्जशीट। और ये इलेक्शन कमीशन एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है। ये तो गवर्नमेंट मशीनरी का इतना नग्न यूज, शर्मनाक यूज, ये पूरी इलेक्शन प्रोसेस को वायलेट ही नहीं करता है, बल्कि इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम जानकारी आपको अब आम आदमी पार्टी की दे दें। दरअसल उत्तराखंड चुनाव को लेकर आपकी तैयारी भी तेज है। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड को नई राजनीति की जरूरत है, मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया। आम आदमी पार्टी सिर्फ वादे नहीं, काम करके दिखाने वाली पार्टी है, ये भी मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया है। तो जिस तरीके से वार पलटवार चल रहा है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भले ही इस बार उत्तराखंड की राजनीति में पहली बार उतरी हो, लेकिन पूरा दमखम पार्टी की तरफ से दिखाया जा रहा है। और पूरी हिस्सेदारी अगर हम पार्टी की देखें तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मनीष सिसोदिया नजर आ रही हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उत्तराखंड को नई राजनीति की जरूरत है। विशाखा चौधरी संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है। विशाखा, आम आदमी पार्टी भले ही इस बार उत्तराखंड की राजनीति में पहली बार उतर रही हो, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सक्रियता हम देखें तो लगातार मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, बयान लगातार दे रही हैं। आज जो अरविंद केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया की तरफ से हालिया बयान दिया गया है, उसको लेकर इस वक्त सियासत किस तरीके से देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से फिलहाल आम आदमी पार्टी की जो सक्रियता है राज्य में वो देखी जा रही है, और देखिए कहीं ना कहीं इस चुनाव में यह बात स्पष्ट तौर पर सामने आएगी कि क्या उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के अलावा भी कोई तीसरा विकल्प हो सकता है। राज्य में कोई नई पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी के रिश्ते दर्ज हो रही है, उसको जनता कितना सराहती है, कितनी योजनाएं घोषणाएं कामगार साबित होती है उत्तराखंड की जनता के लिए आम आदमी पार्टी की। और जाहिर तौर पर जैसा आपने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो बयानबाजी है, और चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो भाजपा है, घेरने की जो रणनीति है
वो भी लगातार आम आदमी पार्टी बनाई है। और देखिए इतने कम समय में जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेरते और जितनी भी जो गृह पार्टियां हैं उनको पीछे छोड़ते हुए एक तीसरे दल के तौर पर आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अपनी एक जगह बनाई है। और जाहिर तौर पर देखिए जिस तरह से डिप्टी सीएम का जो बयान आया है मनीष सिसोदिया का, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को बारी बारी से 10-10 साल का जो मौका है वो दिया है। तो इस बार जो जनता है वो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं वोट देगी, क्योंकि 10-10 साल जो है वो दोनों के कुशासन के रूप में झेल चुकी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर देखिए अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के जो दावेदार हैं, जो नेता हैं, कर्नल अजय पोटियाल हो, उन सभी की तरफ से लगातार जो बयानबाजी है अपनी चुनावी रणनीति के तहत या जो भी योजनाएं हैं या जो भी अपनी रणनीति है आम आदमी पार्टी की, जिस भी रणनीति के तहत उत्तराखंड की राजनीति में आम आदमी पार्टी आना चाहती है, उस रणनीति को लेकर लगातार जो बयानबाजी है वो की जा रही है तमाम नेताओं की। चलिए विशाखा, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं, वार पलटवार लगातार चल रहा है और सक्रियता लगातार पार्टियां बढ़ा रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।